चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, दैट द फर्स्ट वन वाज एटॉमिक रेडियस एंड सेकंड वन वाज मेटालिक कैरेक्टर। एटॉमिक रेडियस में हमने देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में पहले आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो डिक्रीमेंट है वो बहुत कम हो रहा है या ऑलमोस्ट सेम है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि हाँ हाँ 3D और 4D के बीच में तो हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है साइज का, बट 4D और 5D में नहीं दिख रहा था। उसका रीजन हमने लिखा था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आए थे मेटालिक कैरेक्टर में। मेटालिक कैरेक्टर में अपन ने डी इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, दैट टू अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, याद रखो। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं the transition metals have very high melting and boiling points। ये हमने एक जनरल प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है, राइट? जो अपन 12-13 जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, इसमें एक पॉइंट हमने लिखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई melting and boiling points। The transition metals have very high melting and boiling points। So the melting points of the transition metals, the melting point of the transition metals, the melting point of the transition metals rise to a maximum, rise to a maximum, rise to a maximum, and then fall as the atomic number increases, and then fall as the atomic number increases, and then falls as the atomic number increases। मतलब मैंगनीज, मैंगनीज ये आपके 3D सीरीज में है मैंगनीज, ठीक है, एंड टेक्नीशियम, TECHNETIUM, इसका सिंबल होता है TC। ये जस्ट मैंगनीज के नीचे वाला है, यानी कि 4D सीरीज का एलिमेंट। TECH टेक्नीशियम, NETIUM, ठीक है। Manganese and technetium have abnormally low melting points, have abnormally low melting points। Manganese and technetium मतलब ये अपने अपने सीरीज के चौथे एलिमेंट है। मैंगनीज भी चौथा नंबर का 24 एटॉमिक नंबर, उसके जस्ट नीचे 24, अच्छा 24 तो क्लोरीन का 25 पांच के मैंगनीज और उसके जस्ट नीचे टेक्नीशियम। हाँ, they have abnormally low melting points। ठीक है, नेक्स्ट हाइफन डाल के इसमें रीजन लिखना। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स between the atoms of these elements, strong metallic bonds between the atoms of these elements। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, राइट? मतलब अगर एटम्स अपने आप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तब वो सॉलिड से लिक्विड बन पाएंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो राइट सी बात, ठीक है। तो क्या लिखे? strong metallic bonds between the atoms of these elements are responsible for high melting and boiling points। ठीक है। also they have high enthalpies of
also they have high enthalpies of atomization. 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 इसका क्या मतलब होता है? हमने जो थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग टाइप की एंथैल्पी पढ़ी थी, इसमें एक एंथैल्पी ये भी होती थी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब अगर आपको एक मॉलिक्यूल से एटम बनाना है, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी ताकि उनकी बॉन्ड टूट सके। तो मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे मेटेरियल की बात करते हैं। मेटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं बनते ना, मेटेरियल में सारे एटम एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से अटैच है, एक तरह का क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं वो अंदर। तो आप इसको लैटिस एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट लैटिस, या आप कह लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि अल्टीमेटली पहले वो एक ब्लॉक ऑफ मेटल था जहां पे बहुत सारे एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए, आपको एक एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी ताकि वो एटम बन के बाहर आए। तो ये इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये भी एक कारण है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑल्सो दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज heat required to break the, that is heat required, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, that is the heat required to break the metal lattice, heat required to make, to break, sorry, to break the metal lattice to get three atoms, to get three atoms, to get three atoms। ठीक है, जब हम केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं तो इसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं कि आप इतनी एनर्जी दोगे तब जाके एक मोल बॉन्ड टूटेगी, दैट वाज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, वहां कोवैलेंट बॉन्ड बन रही थी तो नाम उसका बॉन्ड एंथैल्पी था। यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड है तो उसको अपन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों की सेम है। ठीक है, नाम अलग अलग दे दिया गया है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की बॉन्ड बनाते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक आपका मेटालिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक और हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कि आपको आयंस में कन्वर्ट करना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ओके, टू गेट फ्री एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना द मेटल्स ऑफ 4D and 5D series, the metals of 4D and 5D, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 4D and 5D series have greater enthalpies of atomization, then the corresponding 3D series. Then the corresponding 3D series. ठीक है, मतलब 4D वालों का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D से ज्यादा है, 5D वालों का 2D से ज्यादा है। तो स्टॉप, this is due to more frequent metal bonding. This is due to more frequent metal bonding present in them. This is due to more frequent metal bonding between them, या present in them. इसके पहले अपन ने पढ़ा है कि मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगी। तो आप तीनों चीजों को एक साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बनेगी, यानी स्ट्रॉन्गर बनेगी, और अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट टाइम में लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, पॉइंट नहीं है, ऐसे ही एक पैराग्राफ करा देते हैं। The strength of metallic bond depends upon the number of unpaired
d electrons. The strength of metallic bond, ये अपन ने पिछले प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है, ठीक है. The strength of metallic bond depends upon the number of unpaired d electrons. Greater the number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, greater the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bonding. Stronger is the metallic bond. Greater is the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bond, and hence these elements have high melting and boiling points. And hence these metals have high melting and boiling points. इसका क्या ग्राफ दिया होगा, देखो आप लोग की बुक में भी, एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा है, कुछ है क्या, रखो बुक. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो शुरू में जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे ग्राफ राइज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. और जहां आप मिडिल ऑफ द सीरीज पे पेयरिंग चालू हो जाएगी, डी इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगी ना, पहले 3d1 में जाना था, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 में गया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट. इससे शुरू में इंक्रीज और बाद में डिक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि पेयरिंग होती जा रही है, तो डी इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड पेयर्ड होते जाएंगे, तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, तो मेटालिक बॉन्ड भी कम. ठीक है, तो ये एक रीजन अपन ने लिखा. बस ये अपन को पढ़ना है कि मैंगनीज टीसी इनका क्यों कम. इनके पास भी तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. मैंगनीज का सोच के देखो ना, 25 है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर, 25 है, मतलब 3d5 ही होगा ना. तो इसके पास भी तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, बट इसका लो है, टीसी का लो है, और ऊपर आरई का भी आपको लो दिख रहा है. पांचवा एलिमेंट जो चौथा या पांचवा एलिमेंट अपन बात कर रहे हैं, इसमें पहला के बारे में बात नहीं की है, कैंडल में लिखा हुआ है. टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, ये इन तीनों सीरीज के पहले पहले एलिमेंट है, 3d, 4d एंड 5d. उसमें देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. बट इनमें ऐसा क्या हुआ, आपका आरई, टेक्नीशियम एंड एनएम, इनका एक डिप हुआ है ना, जबकि इनके पास तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है अपने अपने डी ऑर्बिटल में, राइट. समझ आ गया. बाकी यहाँ तो फॉल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए लाइन लिखना, फिर अपन टेक्नीशियम और मैंगनीज और वो आरई के बारे में भी लिखेंगे. ठीक है, 2 पॉइंट और लिखेंगे नीचे, नेक्स्ट टाइम लिखना. इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, कोई भी 3d ले लो, 4d ले लो, 5d ले लो, 6d ले लो. इन अ पर्टिकुलर सीरीज metallic strength increases up to, metallic strength increases up to, in a particular series metallic strength increases up to the middle, up to the middle, up to the middle, with increasing number of, with increasing number of unpaired electrons, with increasing number of unpaired electrons, with increasing number of unpaired electrons. That is up to D5 configuration. That is up to D5 configuration. That is up to D5 configuration. Stop. After D5, after D5, after D5, after D5,
The number of unpaired electrons goes on decreasing. The number of unpaired electrons goes on decreasing. जैसे आप आयरन में आओगे तो अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे. क्रोमियम तक 5 थे, मैंगनीज का भी 5 थे, और मैंगनीज एक एक्सेप्शन है. मैंगनीज टेक्नीशियन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका रीजन अपना अगला लिखेंगे. फिर उसके बाद जब आप आओगे आयरन में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा. फिर आप आओगे कोबाल्ट में, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक और कम हो जाएगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा. निकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा और डिप हो जाएगा. तो ये तो एक यूजुअल बिहेवियर हमको समझ में आ रहा है. बस मैंगनीज और टेक्नीशियम आगे के बारे में हमको समझना है कि वहां क्या हो रहा है. तीन में कम होगा ना, जिंक भी आपका एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. एक्सेप्शन में अपनी ये लिखिए कि वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है. हाँ, बड़ा जो एटॉमिक रेडियस बड़ा, उनका ग्राफ ऐसा था. रेडियस का ग्राफ कैसा बनाया था पहले? ऐसा. और मैट्रिक ऐसी तो था. अरे बनाया नहीं थे, मैं यहाँ बना के दिखाया था. चाहे ग्राफ बनाया था ना मैं, आप लोग कॉपी में नहीं बनवाया था मैं, बट मैं ऐसा बनाया था ग्राफ. मुझे याद है मैं बनाया. नहीं याद? बनवाया नहीं था मैं, ये मुझे याद है. नहीं बनवाया, पर मैं ऐसा बना के दिखाया था कि साइज शुरू वाले में कम होगा और फिर नीचे घटता है. हाँ, पूछा भी था टीचर इसको बनाना. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ऑपोजिट ग्राफ है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में ग्राफ ऐसा है, एक डिप है बीच में. ठीक है. ओके, तो क्या देखिए, आफ्टर T5 the number of unpaired electron goes on decreasing. Accordingly, full stop, accordingly melting point decreases after middle. Accordingly melting point decreases after middle. और अपने ग्राफ के हिसाब से टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है. ठीक है, इसी का कारण है कि इसको अपन फिलामेंट में यूज करते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट. अब वो Mn, Re और Tc के बारे में बात करते हैं कि इनका क्यों अनपेड इलेक्ट्रॉन 5-5 होने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है. ठीक है. तो लिखना, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट, द डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट at Mn, at Mn, Mn मतलब मैंगनीज, in 3D series, in 3D series, and at Tc technetium, and at Tc technetium in 4D series, and somewhat in Re उत्तर डिक्रीज नहीं हुआ तो हुआ डिक्रीज, and somewhat in Re बोले तो रेनियम करके थे, रेनियम, RHENium, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, in the 5D transition series. In the 5D transition series can be explained on the basis that, can be explained on the basis that, can be explained on the basis that they have exactly half-filled d orbitals. They have exactly half-filled d orbitals. They have exactly half-filled d orbitals. So as a result, as a result, as a result, as a result, in each case, in each case, in each case, in each case, the electronic configuration is stable. The electronic configuration is stable. That is, electrons are held tightly. That is, electrons are held tightly. Electrons are held tightly
by the nucleus are held tightly by the nucleus so that the delocalization is less. So that the delocalization is less. So that the delocalization is less, and the metallic bond is much weaker. And the metallic bond is much weaker. And the metallic bond is much weaker than that preceding element. Than that preceding element. Than that preceding element. देखो क्रोमियम में भी हाफ फील्ड है ना पांचों, बट वो डीलोकलाइजेशन से हुआ है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आया, तब वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया। बट इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है एट देयर ग्राउंड स्टेट, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा है, इसलिए वो मेटालिक बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं बना पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जितने कि बाकी एलिमेंट्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि दे आर मोर टाइटली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। स्टेबल है तभी तो आराम से निकल भी नहीं सकते ना, क्योंकि न्यूक्लियस तेज से पकड़ के रखना है। इनका उस टाइम का इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी बहुत हाई होगा। अगर आप चाहो कि मैंगनीज का अब मैं 3d5 वाला इलेक्ट्रॉन निकालूं बाहर, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज इट हैज गॉट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो होगा, बट यहाँ पे अपन आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना मतलब आयन बनना ना, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। उसका रीजन भी उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, जिसके कारण न्यूक्लियस में उनको बहुत टाइटली बॉन्ड करके रखा होगा। यहाँ पे एक एटम और दूसरे एटम की बात करें कि इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अंदर ज्यादा खिंचाए हुए हैं न्यूक्लियस से, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वो दूसरे एटम के साथ मेटालिक बॉन्ड बना तो रहे हैं, बट वीकर कंपेयरिंग टू प्रीवियस वाले, जिनके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना पा रहे हैं, बिकॉज वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। ठीक है, ये रीजन अपन लेंगे। स्टेबिलिटी कारण, मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छे से जुड़े हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये कि आप इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल नहीं सकते, ये है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट वाले चीज से कि बाय Mn and Tc though having 5 unpaired electrons are still having low melting point, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है। ये भी अपन ऊपर लिख रहे हैं, तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ये भी है कि इनके पास तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों इनके मेटालिक बॉन्ड वीकर है? उसका रीजन है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सो अस वीकर मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और बाकी जिंक कैडमियम Hg के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है, तो उस ग्राफ में सबसे लोवेस्ट है वही। ठीक है, तो एक लाइन उनपे भी लिख लो लास्ट, as there are no unpaired electron in Zn, Cd and Hg, as there are no unpaired electrons in Zn, Cd and Hg, comma, they are soft and have low melting points. They are soft and equilibrium. They are soft and have low melting points. ग्राफ के हिसाब से gold belongs to 5D, है ना, and Ag belongs to 4D, and copper belongs to 3D. All are coinage elements, है ना, तीनों के तीनों coinage elements, इनसे coins बनते हैं, बनते थे। ठीक है, क्या है? हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रॉपर्टी डेंसिटी, डेंसिटी
डेंसिटी छोटा सा पॉइंट लिखने ज्यादा नहीं, डेंसिटी डेंसिटी क्या होना चाहिए लेफ्ट टू राइट पीरियड में डेंसिटी का, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है ना, साइज कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, दोनों ही फैक्टर डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, राइट, क्योंकि मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और वॉल्यूम से इनवर्सली। तो मास बढ़ना यानी डेंसिटी बढ़ना, वॉल्यूम घटना यानी वापस डेंसिटी बढ़ना। तो लेफ्ट टू राइट में डेंसिटी इनकी बढ़ेगी, लेकिन उसको एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right, as we move from left to right, comma, atomic radii decreases, atomic radii decreases, atomic radii decreases due to increase in nuclear charge, यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं, atomic radii decreases due to increase in nuclear charge, hence the atomic volume decreases, hence the atomic volume decreases, hence the atomic volume decreases. So at the same time atomic mass increases, at the same time atomic mass increases. Okay? Hence density increases, hence density increases. ठीक है, बाकी आखिरी वाले एलिमेंट Z एंड CD HD के बारे में क्या बोलेंगे, उनका तो वॉल्यूम बड़ा होगा ना, उनका साइज बड़ा था, ग्राफ ऐसा था, तो इनका जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि निकल के बाद आपका कॉपर के बाद जो जिंक आएगा उसकी डेंसिटी कम होता है, जैसे मैं वैल्यू अगर बताऊं तो कॉपर की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉपर की डेंसिटी है, और वही स्कैंडियम की डेंसिटी जो इसी के ग्रुप का, इसी के सीरीज का पहला एलिमेंट है, वो है 3.43, तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, 3.43 से 8.9 तक पहुंची ना, बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। पर जैसे अपन जिंक की बात करें तो 7.1 डिग्री, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा हर सीरीज में होगा, राइट, ना क्लियर, ठीक है, ओके। नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट, नोट, among d block elements, among d block elements, among d block elements, iridium has the highest density, iridium has the highest density, iridium, IRIDIUM, iridium has the highest density, iridium को IR बोलते हैं, जो symbol है IR, has the highest density, whereas scandium has the lowest density. Iridium has the highest density, whereas scandium has the lowest density. एक ऑस्मियम करके भी एलिमेंट है, उसका और इरिडियम का लगभग आसपास ही होता है, तो कभी कभार दोनों को ही हाईएस्ट डेंसिटी बोलते हैं हम, एक ऑस्मियम और एक इरिडियम। हाँ, नहीं 9 वाले नहीं है, ये बीच में कहीं पे है, मतलब अगर देखो सीरीज में ना, तो ये है, दोनों 5D के पार्ट है, ठीक है, दोनों 5D के पार्ट है, और मिडिल ऑफ द सीरीज में, मतलब अगर आप इरिडियम आपके कोबाल्ट के नीचे, कोबाल्ट के नीचे है, कोबाल्ट के नीचे तो रोडियम है, उसके नीचे ही इरिडियम, और इरिडियम के जस्ट पहले ऑस्मियम, तो उन दोनों के डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, तो कई बार हम दोनों बोलते हैं कि बोथ इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग डी ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि इससे भी हेवियर एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, पर अपन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड डालना, ये 5th नंबर हमारा, ठीक है, आप लोग वो भी तो लिखते चलो, एटॉमिक रेडियस को फर्स्ट नंबर दे देना, सेकंड आपका मेटालिक कैरेक्टर था, थर्ड आज हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ था डेंसिटी, चार प्रॉपर्टी हो गई।
चलो नेक्स्ट इज ना आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ये थोड़ा सा बड़ा है ना, जैसे अपन ने रेडियाई में देखा था ना, वैसे ही थोड़ा सा बड़ा है ये। मैंने बताया था दो तीन प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी है। ये हो गया एक आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर देख लेंगे। ये दो और प्रॉपर्टी बड़ी है, बाकी सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको अच्छे से समझ रहा ना, ये वाला प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट lie between S block and P block elements. Lie between S block and P block elements. S से ज्यादा कि कम? साइज छोटा है ना, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लाइज बिटवीन S block and P block elements, full stop. They are higher than those of S block elements. They are higher than those of S block elements and are lesser than P block elements. ठीक है, with some irregularities, with some irregularities, with some irregularities. बीच बीच में कुछ irregularities है, वो अपन पढ़ेंगे अभी। with some irregularities. ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिखे इसका रीजन क्या बोलेंगे अपन कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो उसको निकालने में उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फर्स्ट आयनाइजेशन करके समझते हैं ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइफन डाल के इसका रीजन लिखेंगे। This increase is due to increased nuclear charge. This increase is due to increased nuclear charge. This increase is due to increased nuclear charge with increase in atomic number, with increase in atomic number, with increase in atomic number, which reduces the size of atom, which reduces the size of atom, which reduces the size of atom, making the removal of outer electron difficult, making the removal of outer electron difficult, making the removal of outer electron difficult. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, इसी पॉइंट पे ही। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मतलब पॉइंट नहीं, इसी पॉइंट का पैराग्राफ लिखना। The irregular trend in the first ionization enthalpy, the irregular trend in the first ionization enthalpy of 3D metal, the irregular trend in the first ionization enthalpy, इसको अपन ऐसे भी नोट करते हैं, del IH1. This is the symbol for first ionization enthalpy. Del is the change बोल लो, है ना, I मतलब आयनाइजेशन है, H मतलब एंथैल्पी है, और फर्स्ट बोल रहे हैं इसलिए H1। हमने फिर और पढ़ लिया, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा होती है, मतलब अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी से निकालना है तो आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉन एटम से नहीं, मेटल आयन से निकाल रहे हैं, कैटायन से निकाल रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन तो एटम से निकाला जाता है ना, उसके बाद अब एटम के ऊपर +1 साइन आ चुका है, अब आप अगला इलेक्ट्रॉन कैटायन से खींच रहे हैं, तो वो और डिफिकल्टी होगी खींचने में, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट वाली से ज्यादा होती है, इसको अपन कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड वाली सेकेंड से ज्यादा होती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं?
क्या लिखे? The irregular trend in the first ionization enthalpy of 3D metals is due to the fact that is due to the fact that is due to the fact that the removal of electron alters the removal of electron alters the removal of electron alters the relative energies of porous and 3D orbitals. Porous and 3D orbitals. Stop. Thus, there is a reorganization energy. Thus, there is a reorganization energy. Thus, there is a reorganization energy accompanying ionization. Accompanying ionization. Full stop. This results into the release of exchange energy. Release of exchange energy. This results into the release of exchange energy, which increases as the number of electrons increases. Which increases as the number of electrons increases. Which increases as the number of electrons increases in the Dn configuration. In the D to the power n configuration. In the D to the power n configuration. And also from the transference of s electrons into d orbitals. S electrons into d orbitals. इसका ठीक है नाम इतना इस पॉइंट में. Cr, chromium, has low first ionization enthalpy. Cr, यानी कि chromium, has low first ionization energy because loss of one electron gives stable electronic configuration या stable configuration. Loss of one electron give stable configuration. ऐसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s1. तो वो चाहेगा ना कि जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए ताकि जो अब कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो स्टेबल हो. अभी तो 3d5 4s1 है ना, ऐसा है. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो अब जो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इससे ज्यादा स्टेबल ये है, तो वो भी चाहेगा कि मैं ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करूं. इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, इसलिए इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. बट सेकंड बहुत ज्यादा हाई होगी क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको यहां से निकालना है. ठीक है, हमें समझा रहा हूं. एक लाइन और लिखना खत्म करते हैं पॉइंट को पहले. Cr has low first ionization energy because loss of one electron gives stable configuration. ब्रैकेट में 3d5 लिख लेना. और वही जिंक की बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी. तो सब जिंक हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. Zinc has very high ionization energy because electron has to be removed from 4s orbital. और उसका 4s तो पूरा फिल है ना, इसका 4s एक था इसलिए जल्दी निकल गया.
Zinc has very high ionization energy because electron has to be removed from porous orbital of the stable configuration. Of the stable configuration. Porous orbital of the stable configuration. ठीक है, एक नीचे आप लोग 10 एलिमेंट के सिंबल्स लिखो तो 3D सीरीज की लाइन से एक ही लाइन पे लिखना ना, हम नीचे सबकी वैल्यू लिखने वाले हैं आयनाइजेशन निकाल के। याद नहीं रखना, पर इस पॉइंट को समझने का हम देखें तो कि इरेगुलरिटीज क्या है। सबसे पहले आपका आएगा स्कैंडियम, फिर आएगा टाइटेनियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, देन 24 तो पता है क्रोमियम, 25 इज मैंगनीज, 26 27 28 आपका FeCO ठीक है, आयरन कॉपर सॉरी आयरन कोबाल्ट एंड निकल, एंड 29 इज कॉपर एंड 30 इज जिंक। ठीक है, लाइन से पूरा सबका सिंबल नीचे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, जो इंक्रीजिंग वैल्यू बोल रहे हैं ना अपन कि S ब्लॉक से इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा है, P ब्लॉक से कम है, राइट। तो कैडमियम के नीचे लिखना 631 फिर टाइटेनियम के नीचे लिखना 656 वेनेडियम के नीचे 650, यहाँ थोड़ा सा इरेगुलरिटी आएगी ना, मतलब बढ़ना ही चाहिए था उसको, 650, फिर 653 ये भी आपके टाइटेनियम से कम ही है 653, देन मैंगनीज का 770, फिर आयरन का 762, कोबाल्ट का 758, आफ्टर दैट 736 निकल, 736, फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ। ये इरेगुलरिटीज बोल रहा है, इरेगुलरिटीज बोल सकते हैं कि उसका रीजन अपन यही किया ना कि रीऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक से बाहर आएगा ना, तो बाकी इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं टू गेट मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी कम ज्यादा होती है, जिसके कारण हमको ये इरेगुलरिटी दिखती है। एक हमने और चीज देखी, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कि एक हाफ फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एक्सचेंजेस हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में। एक्चुअली विद इन द ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, ये यहाँ जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो एक एक्सचेंज ये हो सकता है, दूसरा एक्सचेंज ये हो सकता है, तीसरा एक्सचेंज ये, और चौथा एक्सचेंज ये हो सकता है, राइट। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज इसी में होते हैं जब सब हाफ फील्ड होते हैं। अगर यहाँ पे एक नहीं होता तो 3 ही एक्सचेंज हो पाते, समझ लो। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दैट इज द रीजन व्हाई कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी हैं, इसलिए इरेगुलरिटीज हो रही है। तो दो चीजें मेंशन करनी है अपन को, एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फोरस से निकला तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रीऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जंप करके कोई एक फोरस में चला जाएगा, है ना, तो उससे आपकी एनर्जी फिर से रीऑर्गेनाइज होगी टू गेट अ मिनिमम मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर बार एटम चाहेगा कि एनर्जी मिनिमाइज करे ताकि स्टेबिलिटी बढ़े उसकी, और वो हर बार जब ऐसा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके मिनिमम एनर्जी की तरफ जाएंगे। ये होता ही है, मतलब कि कोई चीज अगर हो रही है तो वो दो कारणों से होती है। एक टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, अपन ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते थे कि मैक्सिमम रैंडमनेस चाहिए या मिनिमम एनर्जी चाहिए, तब अपन बोलते हैं कि चीजें स्टेबल है। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी रिलेटेड होते हैं ना, दैट टू इनवर्सली। अगर किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है, और वो एनर्जी कम करना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये एनर्जी रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए हो रहा है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। ठीक है, तो क्या लिखे हो, ठीक है, निकल की 736 लिख लीजिए, फिर कॉपर की 745, एंड जिंक की अचानक से बढ़ी है 906, अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखना, ये फर्स्ट पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट, in a given series
in a given series, the difference in the ionization enthalpies, ये पॉइंट समझ आना, यही क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो पॉइंट अपन लिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आएगा, और जो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं वो इसके आंसर्स होंगे, रीजंस. तो इन अ गिवन सीरीज the difference in the ionization energy या enthalpy between any two successive d block elements in a given series, the difference in the ionization enthalpies between any two successive d block elements is very much less than the difference in case of successive S block or P block elements. Is very much less than the difference in case of successive S block or P block element. ये पॉइंट समझ में आया? रीड करो ना. मतलब बी के लगाकर 3D की बात कर रहे थे. 3D के कोई दो एलिमेंट को पकड़ो, जैसे अगर अपन स्कैंडियम और टाइटेनियम को ही ले लें तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है ना. मतलब 20-25 किलो जूल का ही फर्क है. ये सब जो मैंने आप लोग को दिखाई है ना एनर्जी, दे आर इन किलो जूल पर मोल. क्या है वो? किलो जूल पर मोल पे. अब देखो ना, स्कैंडियम टाइटेनियम में 20-21 किलो जूल पर मोल का ही फर्क दिख रहा है. मतलब ये डिफरेंस छोटा है in comparison to difference in successive elements of S block या P block. मतलब S block का एक एलिमेंट लो, और अपन ये भी बात की ना कि हम S block P block के ऊपर से नीचे कंपेयर करते हैं, यहाँ हम लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते हैं. ये भी लिखिए था ना. तो अनलाइक S block P block में हम ऊपर से नीचे कंपैरिजन करते थे. यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे ग्रुप आपके रोज में, वहां पे ग्रुप कॉलम्स में थे, ऐसा बोल सकते हैं. मैं क्लियर कहलाएंगे ये ग्रुप ही, बट यहाँ पे अपन पढ़ते कैसे हैं? हॉरिजॉन्टली इनकी स्टडी कर रहे हैं. इसलिए अपन एक 3D के स्कैंडियम को टाइटेनियम से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि वहां पे अपन लिथियम को सोडियम से कंपेयर करते हैं. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंसेस आर नॉट वेरी लार्ज, बट वहां पे दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच की आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस काफी लार्ज है. इसका रीजन है कि यहाँ पे आपका थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होगा ना. तो यहाँ इस केस के लिए CU और ZF को हम लोग ले सकते हैं. ये इसी के लिए डिफरेंस है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सक्सेसिव एलिमेंट से कम होता है, लेकिन यहाँ पर एक सॉर्स जिंक तो नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट. हाँ, जिंक तो नहीं है ना. ठीक है. जिंक का बस अपन लिख रहे हैं क्योंकि वो सीरीज में आ रहा है, दैट्स इट. बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल. ये तो अपन लास्ट क्लास में लिखे भी थे. तो उनका जिक्र हम हर बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन सीरीज के पार्ट है, वरना उनको अपन किस में जोड़ेंगे? ना हमने पी में उनके बारे में पढ़ा, ना हम एस में पढ़ सकते हैं, तो डी में तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. दे बिलोंग टू डी ब्लॉक, क्योंकि अगर आप डी ब्लॉक की ऐसे डेफिनेशन देखो ना, तो पहले अपन डेफिनेशन क्या पढ़ते थे डी ब्लॉक की, कि जहां पे आखिरी जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज एंटरिंग इनटू n-1 d सेक्शन, तो वो तो एंटर कर रहा है ना. अब हमने नई डेफिनेशन कर दी जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे एक्सेप्शन शो कर रहे थे ये लोग, तो इसलिए हमने अलग ही डेफिनेशन कर दी कि जिनका कंप्लीटली फील्ड है डी ऑर्बिटल, उनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी डिफर कर रही है. ठीक है. ये एक नई डेफिनेशन है, वरना 11th तक तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन कुछ और पढ़ते थे कि वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 d सेक्शन, और एफ ब्लॉक का पढ़ते थे वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-2 f सेक्शन. ये हमारा डेफिनेशन हुआ करता है. राइट. देखो उसमें क्या लिखा है अपन ने, the irregular trend in the first ionization enthalpy of 3D metal is due to the fact that removal of electron alters the relative energies of 4s and 3D. मतलब जैसे हमको अभी लग रहा है कि कॉपर की एनर्जी कम क्यों, थोड़ी सी कम होगी ना, तो टाइटेनियम से बढ़नी चाहिए. टाइटेनियम की 656 थी, बट क्रोमियम की 653 की होगी, कम क्यों होगी? तो उसको बढ़ना चाहिए था. तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ है कि पहला इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का अगर निकलता है तो
क्रोमियम विल गेट अ बेटर कॉन्फिगरेशन, इसलिए वो पहले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने दिया, यानी कि कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। वरना टाइटेनियम से उसके एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी, ताकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर ले, इसलिए उसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। मैंने दूसरी नहीं दिखाई, दूसरी बदला ज्यादा है, दूसरी में ये वाला ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मैं दूसरी की 2-3 बताता हूँ आपको। शुरू की 1235 स्कैंडियम की है, 1309 टाइटेनियम की है, 1414 वेनेडियम की है, और 1592 क्रोमियम की। तो यहाँ हमें बढ़ती हुई दिख रही है, राइट, जो जो कि होना भी चाहिए जैसा हमने ऊपर लिखा है। बट पहला ही एनर्जी में ऐसा इरेगुलरिटी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी। तो ये वैसे ही आ रहा है जो एस प्लस इलेक्ट्रॉन्स जैसे S2 है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन अंदर निकालना है। हाँ, यहाँ पे तो जिंक के लिए वही तो लिखते हैं कि जिंक पे 3d10 4s2 है, तो वहां निकलने में डिफिकल्टी है, क्योंकि 4s2 भी तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मतलब पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको निकालना थोड़ा मुश्किल, समझ रहे? जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, वहां निकालना थोड़ा मुश्किल। तो वहां 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 4s1 में आसान था, इसलिए 3d5 4s1 में आसानी से निकल गया। वही 3d10 4s2 में वो 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकला, इसलिए जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई अचानक से। यानी जो ऊपर वाले लिखे होंगे हाँ, कॉन्फ़िगरेशन के हाँ, कारण वही है। बस वो थोड़ा वर्ड बड़ा बड़ा यूज कर दिए वहां पे अपन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। वो रीऑर्गेनाइजेशन तो वर्ड ये निकला, तो इसकी एनर्जी कम हो गई ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओके, ये पॉइंट तो समझ में आया था सभी। सेकंड लिखे, इसका रीजन लिखेंगे ना। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, डिफरेंसेस ज्यादा क्यों नहीं हो रहे हैं? एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में आयनाइजेशन थेरेपी में डिफरेंस ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग भी हो रही है ना, तो शील्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी खिंचा रहे हैं, वहां आपके एस और पी में शील्डिंग नहीं हो रही। का रीजन लिखना हाइफन डाल के, द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 शेल, the addition of d electrons in n-1 shell, the addition of d electron in n-1 shell with increase in atomic number, with increase in atomic number, with increase in atomic number provides a screening effect. With shielding, screening या shielding provides a screening effect, and thus shield the yes, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके लिए फायदेमंद होता है? एनएस के लिए। शील्डिंग कर कौन रहा है? n-1 डी, और उसका फायदा किसको मिल रहा है? एनएस को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 3d स्क्रीन कर रहा है 4s के इलेक्ट्रॉन को पीछे फेंक के, उससे इनको फायदा हो रहा है कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से थोड़े बच रहे हैं, ठीक है? इसके साइज बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है कई बार, ठीक है? ओके, तो atomic number provides a screening effect and thus shield the outer s electrons, and thus shields the outer s electrons from inward nuclear pull, from inward nuclear pull, from inward nuclear pull. मतलब न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज छोटा होना चाहिए। ये तो अपन लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, रेडियस वाले में भी, कि दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। न्यूक्लियर चार्ज से रेडियस छोटा होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट से रेडियस बड़ा हो रहा है, ठीक है? तो सब thus the effect of वहां पे क्या हो रहा था ना, एस और पी में सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के कारण रेडियस कम ही होते जा रहे, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी। पर यहाँ पे दोनों चीजें थी, अपोजिशन फोर्स भी आया है ना, शील्डिंग वाला, तो इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट कम हो गया है न्यूक्लियर चार्ज का, जिससे आपको आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंसेस कम दिख रहे हैं। मैं क्लियर? जो बोला समझ में आ रहा है? वहां पे शील्डिंग नहीं थी, सिर्फ बढ़ी रहा था, यहाँ पे बढ़ने के बजाय कम भी हो रहा है साथ साथ में, बिकॉज ऑफ शील्डिंग। तो इसलिए आपको डिफरेंसेस कम दिख रहे हैं, ठीक है? तो क्या लिखे? Thus the effect of increased nuclear charge,
Thus, the effects of increased nuclear charge and addition of d electrons thus the effects of increased nuclear charge and addition of d electrons tends to oppose each other. So this is due to their counter effects. That the ionization enthalpy show a little variation. ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ, एक बार और अगर समझ रहा है तो एस और पी में न्यूक्लियस सिर्फ आखिरी शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? आखिरी शेल मतलब एनएस पकड़ लो या फिर एमपी पकड़ लो। एस में एनएस को अंदर खींचेगा और पी में एमपी को अंदर खींचेगा, वही तो उनके आखिरी होंगे ना। तो दोनों केस में वो न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ खींचने का काम कर रहा है। पर डी में क्या हो रहा है? अब डी वाले एक बना रहा हूं, ये एफ और पी वाले हो गए। डी में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस आखिरी वाले को तो खींच ही रहा है, नो डाउट, एनएस को तो खींच रहा है, बट उसके अंदर जो 3D है ना यहाँ पे, या n-1 डी है, वो अब इसको रिपेल भी कर रहा है। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन था, यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और यहाँ से रिपल्शन भी है, तो काउंटर फोर्स है, जिसके कारण आपको डिफरेंसेस कम दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये शील्डिंग एनएस कितना करेगा एमपी में? 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, अभी ढूंढते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, the first ionization enthalpy of Zn, Cd and Hg, ये तो हाई थी ना, what's the reason? वो इनका भी स्टेबल कंफिगरेशन। The first ionization enthalpy of Zn, Cd and Hg are very high because of the fully filled n-1 d10 ns2 configuration। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट्स अपन ने लिखे ना, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है? इरेगुलरिटी क्यों आ रही है अपन ये देख लिए, फिर इनके बीच का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो गैप है वो कम क्यों है ये देख लिए, और जो उनके आखिरी वाले एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के कारण उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, ठीक है? इसके बाद का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब अच्छा है पॉइंट हो गया, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। चलिए, थैंक यू।